गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि मैं रविवार के दिन आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा और फिंगरप्रिंट स्कैम या फिंगरप्रिंट धोखेधारी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आप टीज़र में देखा होगा, मैंने बताया था कि अभी साइबर फ्रॉड जिस तरह से मार्केट में बढ़ रहा है, जिससे बहुत ही ऊंचे स्तर पर गरीब लोगों को, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप उस गरीब लोगों को तो छोड़िए, कम पढ़े लिखों के लोगों को छोड़िए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों लोगों के साथ भी ऐसा घटना घटित हो जाता है, जो कि अक्सर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट धोखाधड़ी दोस्तों क्या है बेसिकली, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोबाइल से लेकर के हर एक चीज़ में फिंगरप्रिंट लॉक लगा करके अनलॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी के समय में जो है, आप सिम खरीदना चाहें या कोई भी चीज़ हो, सरकार क्या कर दी है, ज़्यादातर स्कीम आधार एनेबल्ड बेस कर दी है। और उसमें आधार से जैसे आप कनेक्ट रहते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड रहता है, और उससे वेरिफिकेशन करके कोई भी काम आपका आसानी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये आसान है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक भी है ये चीज़, यदि आप इसे जागरूक नहीं, इसे के बारे में आप अवेयर नहीं हैं। अक्सर जब आप सिम खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे, तो होता है वहाँ पे क्या है कि आप अपना आधार कार्ड दिया और वो स्कैन करवाते हैं, किसी वजह से झूठ बोल के, बहाना करके आपसे ये हो जाए कि कह दे कि आपका नहीं हुआ सिम, फिर से आप अंगूठा लगाइए, तो वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो क्या करेंगे, डबल सिम आपके नाम पे ले लेंगे और किसी को ऊंचे दाम में बेच देंगे, फिर क्राइम होगा, पुलिस आपको उठा के ले जा सकती है तत्काल। फिर आप अपना क्लासिफिकेशन देते रहिए पुलिस को, यदि उसको समझ में आता है, वो आपसे एग्री करते हैं, तो आपको छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तत्काल आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे फिंगरप्रिंट स्कैम कैसे है और फिंगरप्रिंट स्कैम कैसे होता है, इससे सावधानियां कैसे बरती जा सके कि हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। दोस्तों, ये जो आप ग्राफ अभी देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट घोटाला और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी की रिपोर्ट, ये हमारा 2025 और 2026 के बीच का ये आंकड़ा है, अप्रैल 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 का। आप देख सकते हैं इसमें धोखाधड़ी क्या है, कितने सारे धोखाधड़ी हो गए हैं। इसका जो है फिंगरप्रिंट धोखाधड़ी होता कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। धोखाधड़ी का मुख्य तरीका क्या है, बायोमेट्रिक क्लोनिंग। शकल, मतलब क्लोनिंग मतलब होता है हम शकल बनाना, ठीक ना। तो आप बेसिकली आप देखते होंगे रबर स्टैम्प जो है कुछ बनाते हैं हम लोग, तो वो दुकान भी जहाँ पे रबर स्टैम्प बनता है, वो लोग क्या करते हैं, जो हमारा अक्षर रहता है जैसा स्टैम्प बनाते हैं, उसको क्लोन करके सेम वो बना देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंक पैड का यूज करके उसका मुहर लगाते हैं। नहीं, तो वही क्लोनिंग हो जाता है, मतलब एक का रिप्लिका बनाना, एक चीज़ जो जो फिजिकल रूप में दिखता है या वर्चुअल रूप में दिखता है, उसी का रेप्लिका जब बनाते हैं, उसी को क्लोनिंग कहते हैं हम लोग। तो आप इसको देखिए कि आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे, AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसके ज़रिए मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब आप किसी भी छोटे दुकान या कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप अंगूठा लगा करके आप आसानी से रुपया निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे गलती होती है, या गलती कर जाते हैं, या फ्रॉडस्टर फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। जब आप कभी जेरोक्स के दुकान पे जाते हैं अपना वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जेरोक्स कराने के लिए, तो जो फ्रॉडस्टर टाइप के लोग हैं, वो दुकान पे रहते हैं, या हो सकता है कि दुकान वाला ही फ्रॉड करता हो, ये भी होता है। वो आपका आधार का जो है जेरोक्स कराने के कोई डॉक्यूमेंट, वो एक कॉपी एक्स्ट्रा कर लिया और आधार का एक प्रिंट अपने पास भी रख लिया। अब देखिए कि सपोज करिए कि एक कॉपी तो आ गया, आधार नंबर आ गया। अब जानते हैं कि आप AEPS का जब यूज करेंगे, तो उसमें आधार नंबर के साथ साथ आपका फिंगर भी होना ज़रूरी है। तो फ्रॉडस्टर के पास यदि आधार नंबर आ गया, तो आपके साथ डायरेक्टली फ्रॉड नहीं कर सकता है, उसके लिए फिंगर भी होना ज़रूरी है। तो फिंगरप्रिंट दोस्त आपका कहाँ कहाँ से चुरा सकता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो जालसाज लोग होते हैं, आप कैफ़े गए या कोई जेरोक्स दुकान पे गए, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका आधार का कॉपी रख लेंगे। दूसरा है कि अब उसको चाहिए आपका फिंगर, ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सके। तो वो उसको फिंगर मिलेगा कहाँ से, आप तो फिंगर कहीं पे आप रहेंगे फिजिकली रूप में, तब तभी जा कर के उसको फिंगर मिलेगा। तो दोस्तों, इसका भी उन लोगों ने तोड़ निकाल लिया। सपोज करिए ये बोतल है, ये बोतल है, और इस पे मैं ऐसे टच करता हूँ, तो यहाँ पे जो है एक फिंगरप्रिंट बन जाता है, जो कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। लेकिन जालसाज लोग क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर जो होता है, टेल्कम पाउडर उस पे छिड़क करके, मामूली 10-5 रुपए का पाउडर आता है, उसमें छिड़क करके आपका वो
फिंगरप्रिंट का उधार मतलब कि जो है ना उभार जो रहता है, उसका आकृति उस पे उकेर लेता है। उस आकृति को वो बारीकी से स्कैन करके, जैसे हम लोग रबर स्टैम्प बनाते हैं, रबर स्टैम्प बनाते हैं, उस दुकान पे जाएगा, उसका हूबहू क्लोन करके स्टैम्प बना लेगा और वो सिलिकॉन जेल से बनता है। ये बहुत सस्ता चीज़ है। तो वो क्या करेगा, आधार नंबर आपके पास पहले से है, उसका है, ज़ेरॉक्स दुकान पे है। अब दूसरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे जो है, आपने बोतल छुआ या वहाँ पे कुछ छुआ था, उससे आपका फिंगर निकल गया और मशीन को तो पता नहीं कि ये आदमी खड़ा है जो सामने में, वो स्वयं ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, उसको तो फिंगरप्रिंट मैच करेगा, वो रुपया निकासी कर देगा। तो जालसाज़ लोग क्या करेंगे कि आपका जो आधार चोरी किया था ज़ेरॉक्स दुकान पे, उसका आधार नंबर फ़ीड करेगा, जिस भी बैंक में आपका आधार नंबर है तो सारा बैंक का अकाउंट चेक कर सकता है और फिंगरप्रिंट आसानी से वो बना चुका है। और इस तरह से वो क्या करेगा कि जैसे ही उसका फिंगरप्रिंट बन गया, बन के तैयार हुआ, वो आधार इनेबल सिस्टम जो है, स्पाइस मनी हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट हो, कोई भी बैंक हो गया, छोटा-छोटा दुकान पे ही ये ज़्यादा ज़्यादा फ्रॉड होता है। अक्सर ये सब फ्रॉड हो सुनने के लिए न्यूज़ में अक्सर आता है। तो वो क्या करेगा, आपका जो डुप्लीकेट रेप्लिका जो फिंगर बना है, उसका प्रयोग करके आपका अकाउंट का सफाया कर देगा। एक तरीका हुआ। दूसरा फिंगरप्रिंट का और कहाँ से आपका फिंगरप्रिंट ले सकता है, ये तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, जब कभी आप लिफ्ट का यूज़ करते हैं या एटीएम मशीन में जाते हैं, कुछ लोग जैसे लिफ्ट में ऐसे जालसाज लोग बैठे ही रहते हैं, शॉपिंग मॉल में कहीं गए, जैसे वहाँ पे स्टील का ढेर सारा आपको रेलिंग मिल जाएगा, एलिवेटर मिल जाएगा, गेट जो है मिल जाएगा, उस पे भी जैसे हम टच करते हैं तो फिंगर हमारा वहाँ पे छूट जाता है। तो कोशिश करता है वो लोग की, नज़र रखता है कि जिसका डेटा चोरी किया उसको वो लोग फॉलो करता है, पहले रेकी करता है बहुत दिन से, किसके अकाउंट में रुपया है कि नहीं है, मतलब रेकी करेगा, पहले आपका फिंगर कहीं से वो उठा लिया। और देखिए दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जाता है, किया जा सकता है कि आपका और भी एक जगह है जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट और आधार दोनों दिखता है। कहाँ दिखता है? रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जो केवाला बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में डीड पेपर बोलते हैं। वो डीड पेपर पे आपका अंगूठा भी होता है और फिर अब तो आधार मेंशन किया जाता है कि फलाना ने फलाना को ज़मीन रजिस्ट्री किया। वहाँ से आपका पेपर से फिंगरप्रिंट को स्कैन करके रबर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए या लेज़र इनग्रेविंग के ज़रिए आपका डुप्लीकेट रेप्लिका फिंगरप्रिंट तैयार कर लेगा और आधार नंबर उसके पास है, वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट सफाया कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे हम लोगों को बचना है, इस चीज़ पे भी मैं आऊँगा। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत सरकार का जो एआई का जो आधार का जो ऐप है, एम आधार, आप कोशिश करें कि एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आधार को लॉक करके रखें। जब आप लॉक करके रखेंगे तो कोई भी क्रिमिनल के पास, साइबर फ्रॉडस्टर के पास, यदि आपका आधार हो, फिंगरप्रिंट भी हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर ओटीपी का ज़रूरत पड़ेगा। जिससे वो आधार को अनलॉक करेगा, एम आधार एप्लीकेशन डाल करके भी, तो उसका आपके उसके पास वो सिम तो है नहीं जो आपका ओटीपी लेकर के आधार को अनलॉक कर ले। तो कोशिश आप यही करिए कि अपना आधार को जो है अनलॉक करके नहीं रखें, लॉक करके रखिए। जब आपको ज़रूरत हो तो 10 मिनट के लिए एम आधार में जाइए, 10 मिनट के लिए इनेबल कर लीजिए, काम हो गया, ट्रांज़ैक्शन पूरा हो गया, फिर आधार को लॉक कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि अपना सिक्योरिटी को बढ़ाएँ, 2MFA का यूज़ कीजिए। 2MFA का मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड, ठीक ना? तो जो भी अकाउंट है आपका, जीमेल हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गया, डिजी लॉकर हो गया, जहाँ से ये चोरी होने का संभावना है, उन सब ऐप में आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर के ही रखें। तीसरा है कि आप जो है जब आधार कहीं पे देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आँखों के सामने जो है आप ज़ेरॉक्स कराएँ, प्रॉपर ज़ेरॉक्स करा कर के उसके पास कोई कॉपी ना छूट जाए, इसको सुनिश्चित कीजिए, ठीक है? सुनिश्चित कीजिए और आप कॉपी वहाँ से लेकर के सामने में ज़ेरॉक्स करा कर के ही जाएँ। दूसरा है कि आप हो सके तो वर्चुअल आधार का आप यूज़ कर सकते हैं, ये वैलिड है ऑल ओवर इंडिया, वर्चुअल आधार वैलिड है, वर्चुअल नंबर जनरेट होता है, वो आप यूज़ करें। जो है फ्रॉडस्टर, फ्रॉडस्टर हो गया या जो भी धोखाधड़ी से जालसाज़ लोग हैं, उसको कठिनाई होगी, वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये हो गया, आपको बचने का उपाय हो गया, इससे कैसे बचें। जब भी आप कहीं पे जाएँ तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को खुला ना छोड़ें, पेपर जैसे आप ज़ेरॉक्स कराए फेंक देते हैं, कभी-कभी हम लोग को काम नहीं रहता, कचरा में फेंक देते हैं, वो हाथ किसी और के हाथ लग जाता है। फिर वो आपका डाटा को इकट्ठा करके जालसाज़ लोग फ्रॉड कर लेते हैं। ये फिंगरप्रिंट स्कैम बहुत तेज़ी से चल रहा है।
दूसरा है कि एक दो केस हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आप जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक पे खाता खुलवाया, आप अकाउंट बंद भी करा दिए हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, दूसरे का मोबाइल नंबर, अकाउंट आप ही के नाम पे है, और दूसरे का मोबाइल नंबर डाल करके वो फिर से वो आपका अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं, और वो उस अकाउंट का यूज़ जो है फ्रॉड करने के लिए करते हैं। उसमें जितना भी फ्रॉड का मनी आता है, आपका केवाईसी आपके नाम पे हो रखा है, भले आपने बंद कर दिया, सिम फेंक दिया, लेकिन केवाईसी आपके नाम पे हो रखा है, और अकाउंट में वो नंबर चेंज करके दूसरा दूसरा मोबाइल नंबर डाल करके अकाउंट को फिर से वो एक्टिवेट कर लेगा और आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। इन तमाम चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हम कैसे बचे रहें, कभी भी आप जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हम या तो ब्रांच विजिट करें, छोटे छोटे बैंकों में कोशिश करें जब तक ज़रूरत ना हो ना उतना खाता खुलवाएं, और ख़ास करके जो छोटे खाता होते हैं, जीरो मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं, इसमें ज़्यादा ये फ्रॉड देखने के लिए मिलता है, जिसमें आसानी से वो लोग जो है निजी कंपनियां जो है विदाउट लोगों का वेरिफिकेशन का भी मोबाइल नंबर चेंज कर देता है, और फ्रॉड का संभावना बढ़ते रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा में सेंध किस प्रकार से लगाता है। मैंने ये चीज़ पहले ही आपको बता दिया है। सुरक्षा में सेंध चूंकि एईपीएस प्रणाली केवल फिंगरप्रिंट सत्यापन के आधार पर पैसे निकालने की अनुमति देती है। इसमें किसी सेकेंडरी पिन या ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जलसाज किसी भी सामान्य मर्चेंट कियोस्क पर इसे क्लोन के गए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके प्रीत के बैंक खाते से पूरा पैसा साफ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्जी बिजनेस कोरस्पोंडेंट नेटवर्क जो है, धोखेबाज अक्सर अस्थायी या फर्जी बिजनेस कोरस्पोंडेंट बीसी केंद्र स्थापित करते हैं। वे खाता अपडेट या पेंशन सत्यापन के बहाने नागरिकों के फिंगरप्रिंट लेते हैं। इन केंद्रों पर लगे छेड़छाड़ किए गए टेम्पर्ड बायोमेट्रिक स्कैनर फिंगरप्रिंट की इमेज फाइल को चुपके से सेव कर लेते हैं, जिसका उपयोग बाद में उस जगह को छोड़ने से पहले दर्जनों अवैध ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप जाते हैं दुकान पे तो ऐसा ऐसा जैसे हम लोग की लॉगर है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सिस्टम में किसी ने डाल दिया, तो आप जो भी बटन की प्रेस करेंगे वो सारा रिकॉर्ड करता है कि दिन भर में इस सिस्टम में कितने कौन कौन से बटन दबाए हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप सिम खरीदने जाते हैं तो कुछ लोग टेम्पर्ड बायोमेट्रिक स्कैनर रखते हैं, जो क्या करता है कि आपका फिंगरप्रिंट को स्कैन करके वो पीएनजी के फॉर्मेट में सेव कर लेता है सिस्टम में। फिर उसी पीएनजी को लेकर के वो किसी भी रबर स्टाम्पिंग दुकान पे जाएगा, लेजर इंग्रेविंग टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, आपका फर्जी जो है फिंगरप्रिंट तैयार करके आपका रुपया निकासी करते रहेगा। अक्सर ये छोटे छोटे सीएसपी वाले दुकानदार करते हैं घटना, ऐसा न्यूज में आते रहता है। तो ये सब चीज़ से बचना है आपको। जब भी खाता खुलाने का ब्रांच विजिट कीजिए, ब्रांच पे जा करके प्रॉपर जो रेप्यूटेड बैंक है उसमें ही खाता खुलवाइए। ये भी एक बचने का आसान है। मैं किसी व्यक्तिगत किसी कंपनी बैंक या इस पे नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। फॉरेस्टर तो कहीं भी फ्रॉड कर लेते हैं, किसी भी ब्रांच में हो वो कर ही लेंगे, तरीका बदल गया है, फ्रॉड करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। देखिए, कुछ वास्तविक घटना और सांख्यिकी पैमाना है। आप देखिए कि पुणे कोल्हापुर एपीएस मामला मार्च 2026 का एक मामला है, उसको आप देखिए गौर से। एक बड़े मामले में एक पीड़ित महिला के बैंक खाते से दूसरे जिले के एक एपीएस कियोस्क के माध्यम से 4.2 लाख की अनधिकृत निकासी की गई। चूंकि इस प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन में मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आया, इसलिए पीड़ित को इसका पता तब तक नहीं चला जब तक कि उसने अपनी बैंक के पासबुक अपडेट नहीं कराया। थोड़ा सा जूम इन आउट कर दीजिए, ठीक ना। तो जूम आउट थोड़ा सा कर दीजिए हल्का सा, और तो अब देखिए, एक है और एआई इनहेंस्ड वीडियो बायोमेट्रिक हार्वेस्टिंग, फरवरी 2026 का ये मामला है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पहचान की कि चोरी के एक नई तरीके को लेकर औपचारिक चेतावनी जारी की है। जालसाज सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के पास जाकर तकनीकी रूप से अनपढ़ होने का नाटक करते हैं और फोन चलाने में मदद मांगते हैं। उस फोन में चुपके से एक हाई डेफिनेशन स्क्रीन रिकॉर्डर या एक्टिव वीडियो कॉल चल रहा होता है, जो प्रीत के चेहरे, आवाज़ और उनकी उंगलियों की तस्वीरों को कैप्चर कर लेता है। बाद में जनरेटिव एआई टूल के जरिए इनसे नकली डिजिटल पहचान बनाई जाती है। मैंने कहा था पहले, यदि हाई डेफिनेशन कैमरा है, सपोज करिए ये है, मैं कैमरा के सामने दिखा रहा हूँ, यदि ये हाई क्वालिटी का है, एचडीआर क्वालिटी में इसको स्कैन कर मतलब फ़ोटो खींच ले अंगूठा के, तो आसान हो जाता है, वो आपका फिंगरप्रिंट बना लेगा। लेजर इनग्रेविंग टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स ढेर सारा आ गया है, जो कि फ़ोटो को इन्हेंसमेंट में यूज़ करता है, उसको साइबर फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने के लिए यूज़ कर लेगा और आपका सफाया कर देगा। तो ये भी एक साइबर फ्रॉड का एक तरीका सा बन गया है। ठीक है।
अब अगला चीज़ हम आते हैं इस पे, मैं इसका जागरूकता देखिए, आप इसमें कुछ मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ। देखिए बायोमेट्रिक धोखाधड़ी मामले में उछाल आया है, 340% का उछाल देखा गया है। 2025 अप्रैल से लेकर के 2026 के अप्रैल तक का ये डाटा है। अब देखिए मामला जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैम जो है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और राजस्थान में 68% है। बाकी अदर स्टेट को छोड़ करके 68% जो धोखाधड़ी का मामला आया है, ये केवल ये 4 राज्यों में ही आया है, 68%, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जलसाज मिलता है, जैसे कि आप झारखंड में जामताड़ा देख लीजिए, हमारा बिहार में नालंदा नवादा का इलाका है, वहाँ पे भी ये चीज़ फल फूल रहा है और लोग ठगी का शिकार होते रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक और है इसका, एडवांस मालवेयर और सिंथेटिक पहचान, सिंथेटिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिकल सिलिकॉन क्लोनिंग से आगे बढ़कर साइबर अपराधियों ने अब सॉफ्टवेयर संचालित बायोमेट्रिक शोषण की ओर रुख किया है। पहले मैंने बताया था फिजिकली तौर पे कि कैसे आपका फिंगरप्रिंट जैसे उसको मिल गया, रजिस्ट्री ऑफिस में आपका मिल गया, किसी पेपर पे आपका फिंगर मिल गया, बोतल पे मिल गया, गिलास पे मिल गया या किसी स्टील के चीज़ पे मिल गया, उससे कर लेता था। उसको कैप्चर करके बारीकी से सिलिकॉन जेल और पाउडर का यूज़ करके आपका फिंगरप्रिंट तैयार करके धोखाधड़ी करता था। अब ऐसा भी है कि ऐसा मालवेयर बना दिया, वायरस बना दिया गया है, जो कि सिंथेटिक, वो आपका एडवांस टाइप का सिस्टम वो लोग कॉन्फ़िगर कर लिया है कि जैसे कि आपका मोबाइल है, उसमें ही आप फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं और बग आपके मोबाइल में डाल दिया, तो आपका फिंगर स्कैन होकर के उसका आपका बायोमेट्रिक डाटा उस फ्रॉडस्टर के पास, दूर बैठे फ्रॉडस्टर के पास चले जाएगा। फिर वो फिंगरप्रिंट तैयार करके आपका बैंक को सफाया कर सकता है, आपके नाम पे फर्जी सिम खरीद सकता है, तमाम वो सारी चीज़ें कर सकता है जो आधार के ज़रिए होता है, ठीक है। अब देखिए कानूनी और नियम क्या कहता है, यदि धोखाधड़ी करने वाला जो है, जैसे साइबर फ्रॉड या फिंगरप्रिंट स्कैम या और भी तरह के स्कैम है जो, उसका इस पे कानून का क्या राय है, कानून का नज़रिया से इसमें क्या प्रावधान है, क्या सजा है, उस चीज़ पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए धोखाधड़ी करने वाले तत्वों और लापरवाही बरतने वाले संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए भारतीय कानूनी ढांचे में कड़े बदलाव किए गए हैं। फिंगरप्रिंट क्लोनिंग और पहचान की धोखाधड़ी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। इसमें एक धारा जो है 318(4) आता है, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपके साथ कोई इस तरह का करता है तो आप बेहिचक, आप जो है कड़े शब्दों में बिना डरे आप पुलिस केस कर सकते हैं, उस पर बीएनएस की धारा 318(4) के तहत उस पर एक्शन लेगा और उसमें मैक्सिमम 3 साल का सजा है। उसके बाद इसमें एक और धारा आता है 319(2), प्रतिरूपण द्वारा धोखेधड़ी, चीटिंग बाय प्रेजेंटेशन के लिए अधिकतम 7 साल की सजा है, ठीक है। जैसे क्या कि इसमें पहला था 318(4) में कहता है कि पहचान चोरी, यदि आपका कोई आइडेंटिटी चुराता है उसमें 3 साल की सजा है। प्रतिरूपण द्वारा धोखेधड़ी 319(2) में जो है 7 साल की सजा है। और 329 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या बायोमेट्रिक पहचानकर्ताओं के बेईमानी से उपयोग से जुड़े कंप्यूटर संबंधित अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद है। यदि आपके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए फ्रॉड किया है, फिंगरप्रिंट क्लोन किया है, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। तो ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके साथ ऐसा कोई घटना हो जाता है तो बेहिचक आप बिना डरे शिकायत कर सकते हैं, साइबर थाना में कर सकते हैं, अपने लोकल नज़दीकी थाना में कर सकते हैं। और इस पे कानून जो है बीएनएस के तहत ये एक्शन 3 धाराएँ हैं, जो कि 318(4), 319(2) और 329, इसके तहत फ्रॉडस्टर को सज़ा देने का प्रावधान है हमारे भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। अब देखिए इसमें सपोज़ करिए किसी के साथ फ्रॉड हुआ, इसमें अभी तक सज़ा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने उस चीज़ को भी यहाँ पे रखा है। इसमें देखिए कि एक केस था एसबीआई बनाम राजेश कुमार, ठीक है। एक ये जो है एक हिस्टोरिकल जजमेंट था कोर्ट की ओर से, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि बैंक केवल इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि बायोमेट्रिक मिलान सफल रहा था, यदि ग्राहक अपनी निर्दोषता या घटना के समय वहां ना होने का प्रमाण पेश करता है तो धोखाधड़ी ना होने को साबित करने का कानूनी बोझ बैंक पर होगा। सपोज करिए कि बैंक ये पल्ला ये कर कर नहीं झाड़ सकता है कि आधार एईपीएस के माध्यम से रुपया निकला है तो जो है जिस व्यक्ति का अकाउंट है वही निकाला है। सपोज करिए आपका कोई क्लोन बना लिया है और वो व्यक्ति सो रहा है रात को और 2 बजे रात को जो है ना एईपीएस से रुपया निकल जाता है, तो बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकता है। ये बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
साइबर का रुपया मतलब कंज्यूमर का रुपया आपके यहाँ है और साइबर फ्रॉड यदि उसके साथ होता है तो बैंक अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि वो व्यक्ति तो अपने घर पे था, रिश्तेदार के यहाँ था, सोया हुआ था और उस वक्त में उसके साथ धोखेधारी हुआ है। तो बैंक को भी जो है कानून ने नहीं छोड़ा है, उसको भी इस तरह से बॉन्डिंग करके रखा है कि आप जिम्मेदार, उसके साथ इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। यदि धोखाधड़ी होता है तो आरबीआई का सख्त गाइडलाइन है कि आपको पीड़ित को भुगतान करना होगा यदि इस तरह का घटना होता है। तो ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। आपके साथ जब धोखाधड़ी हो जाए तो आपको क्या एक्शन लेना है, ये जानना, जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग डॉट ने हाई वॉल्यूम पेमेंट स्ट्रीम में फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एफआरआई को एकीकृत किया है। साथ ही यूआईडीएआई के ने स्कैनर पर थर्मल या कैपेसिटिव पल्स सिग्नेचर की जांच करने वाले एडवांस लाइवनेस डिटेक्शन को लागू किया है, ताकि असली त्वचा और नकली सिलिकॉन पैड के अंतर को पकड़ा जा सके। अब ऐसे डिवाइस आ चुके हैं जो कि आप जैसे ही फिंगरप्रिंट जो है, अभी मैंने बताया था कि वो टेम्पर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर के ज़रिए से फ्रॉड कर लेता है, लेकिन अब ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस भी आने लगा। इसके लिए बचाव के लिए भी बहुत सारा चीज़ किया जा रहा है कि जैसे कि वो डिटेक्ट कर लेगा ये ओरिजिनल स्किन है या फिर टेम्पर किया हुआ सिलिकॉन जेल है, उसको वो डिटेक्ट करने में सक्षम रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ये हो गया। अब देखिए कि यदि आपके साथ कुछ घटना हो गया तो उसका रिकवरी का क्या उपाय है, उसका सुरक्षा उपाय और रिकवरी स्टेप क्या क्या है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि नागरिकों को अपनी डिजिटल और शारीरिक पहचान को इन सक्रिय खतरों से सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन है, क्या क्या सलाह है हम लोग देखते हैं उसमें। बायोमेट्रिक लॉक का तुरंत उपयोग, उपयोगकर्ता आधिकारिक एम आधार ऐप एप्लीकेशन या मैं आधार पोर्टल के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक को अस्थायी रूप से लॉक करके रखें। इसे केवल तभी अनलॉक करें जब किसी वैध लेन देन को पूरा करना हो। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एम आधार ऐप का यूज करके जब आपको नीड हो, जब ज़रूरी हो, आपको फिंगर से रुपया निकालना है, आप एक साथ इमरजेंसी हो गई, तो आप एम आधार ऐप का उपयोग करके केवल 10 मिनट 5 मिनट जितना देर में होता है अनलॉक कीजिए, फिर ट्रांजैक्शन हुआ फिर लॉक कर दीजिए। साइबर फ्रॉड या साइबर फ्रॉडस्टर के पास आपका आधार नंबर हो, सिलिकॉन जेल वाला फिंगरप्रिंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आधार लॉक रहेगा, मोबाइल आपके पास है, जब तक ओटीपी नहीं गिरेगा अनलॉक भी आधार नहीं होता है। तो फ्रॉड करने से बच सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद साक्ष्य प्रोटोकॉल और त्वरित रिपोर्टिंग। अब देखिए जैसे आपके साथ इस टाइप का एविडेंस है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपके पास एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से जो है अन ऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप तुरंत उसका जो है बैंक को एक सूचना दें, कंप्लेन करें। 1930 पे साइबर फ्रॉड की सूचना कर सकते हैं, जो कि एनसीआरबी का 1930 नंबर टोल फ्री नंबर है। इस पर आप बेहिचक कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराएं कि मैं यहाँ पे था, फलाना जगह पे था, मेरे अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हो गया। फिर वो लोग जो है फर्दर एक्शन लेंगे और साइबर अपराधी तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें होगा एक और रिपोर्ट है कि ग्राफ के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से बढ़ा है। ये आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये तुलनात्मक ग्राफ है 2025 और 2026 में, ठीक है। ये स्केल 0 to 100 पे है। तो आप देख सकते हैं जनवरी 25 से लेकर के अप्रैल 2026 में ये 95 जो है, ये जो ब्लू डॉट वाला दिख रहा है 95 जो स्कैम हुआ है, ये 95 स्कीम जो है ये साइबर धोखाधड़ी का है। और साइबर में भी 68 जो है क्लोन फिंगरप्रिंट के जरिए अनधिकृत लेन देन किया गया है विक्टिम के साथ। उसका विक्टिम का अंगूठा का निशान चोरी करके इतना ये सारा फ्रॉड किया गया है, लाखों का करोड़ों का धोखाधड़ी ये सब चीज़ किया गया, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो आपको दिखा रहा है कुल साइबर धोखाधड़ी मामले, यूपीआई फ्रॉड, एआई फिशिंग मालवेयर आदि का है। और ये जो आपको डॉट 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 येलो में दिख रहा है ये फिंगरप्रिंट क्लोनिंग एईपीएस धोखाधड़ी का डेटा है, ठीक है। अब इसका हम लोग मुख्य डेटा पॉइंट्स और ग्राफ का विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं कि बुनियाद शुरुआती रुझान जनवरी 2025 जुलाई 2025 तक में देखिए, शुरुआत में डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के बढ़ते प्रसार के कारण बुनियादी फिशिंग, ओटीपी स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर होने वाले धोखेधड़ी के मामले में निरंतर वृद्धि देखी गई। इस अवधि में फिंगरप्रिंट आधारित घोटाले की काफ़ी सीमित थे, जो मुख्य रूप से ग्रामीण रजिस्ट्री कार्यालयों के लीक डेटा तक ही सीमित थे। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि आप जब रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, ज़मीन का कागजात जहाँ पे बनता है, वहाँ पे अब क्या है कि जो भी रजिस्ट्री होता है आधार नंबर और आपका पाँचों उंगली का निशान लिया जाता है। जो भी ज़मीन लिखते हैं, जिसको भी लिखना जिसको लिखना है उसका भी फिंगरप्रिंट रहता है।
तो वहाँ पे डेटा लीक हो जाता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं नया केवाला को लेकर के, वहाँ पे वो कॉपी जैसे आप किसी को देते हैं कॉपी करके केवाला की इसका दाखिल खारिज कराना है, वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट मौजूद रहता है और फिर उससे बना करके वही प्रक्रिया है, स्टम्प रबर स्टम्पिंग के जरिए, लेजर इनग्रेविंग के जरिए आपका डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट तैयार करके धोखाधड़ी कर लेता है। तो यही सारा चीज़ था। तो ये सब चीज़ को मैंने कोशिश किया आपको बताने का कि साइबर फ्रॉड के अलावा भी फिंगरप्रिंट जो कि आज के जीवन में लाइफ स्टाइल में हम लोगों का अहम एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। हम लोग का जो है आधार हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, आपका सिम हो, बैंक अकाउंट हो, हर एक जगह जो है आधार लगता है, केवाईसी के नाम पे जो है हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं। तो इसमें ज़िम्मेवारी जो है बैंक का ही नहीं है, ग्राहक को खुद भी सतर्क रहना होगा। जितना ये सुविधा का चीज़ है, यदि आपको सुविधा है तो उसमें कुछ असुविधाएँ भी हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इस चीज़ से बचें। यदि आप नहीं सतर्क रहेंगे तो आपके साथ बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के साथ ऐसा चीज़ चुका है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग के साथ ही होता है। हाँ, लेकिन ये है कि अनपढ़ लोगों के साथ ज़्यादा ये फ्रॉड होता है। वो लोग भोले-भाले होते हैं, वो सवाल नहीं उठाते हैं दुकानदार से। गए दुकानदार डाँट के बोल देगा तो चले जाए। वहाँ पे उसका 2 कॉपी 4 कॉपी आधार का रख ले, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से, अपने बुद्धि विवेक से भी देखना है, सोचना है कि हम अपना किस तरह से विक्टिम इसका नहीं बने। और यदि आप विक्टिम हो जाते हैं तो जो मैंने स्टेप्स बताया कि कैसे आपको एम आधार ऐप का प्रयोग करना है, यदि फिर भी धोखाधड़ी हो जाता है इतना सावधानी बरतने के बाद भी, तो त्वरित एक्शन, जितना जल्दी आप इसमें एक्शन लेंगे उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ था। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, इसमें जो है दंड का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी, पुलिस प्रॉपर एक्शन लेती है और फ्रॉडस्टर को जेल भी भेजती है। और भारतीय न्याय संहिता के तहत मैंने 3 कानून का ज़िक्र किया, जो कि अपराधी को, साइबर फ्रॉडस्टर को सज़ा देती है 3 साल, 7 साल और मैक्सिमम 10 साल तक का सज़ा है। ठीक है? तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और यूँ ही आप हमको फ़ॉलो करते रहिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है साइबर दोस्त रोशन, आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं जब भी समय मिलता है अपनी ड्यूटी के अलावा तो मैं आप लोगों के लिए जागरूकता अवेयरनेस वाला वीडियो लाता हूँ और ढेर सारा ऐप के बारे में जानकारी देता हूँ कि कैसे क्या आप कर सकते हैं। कोई धोखाधड़ी हो जाए, मोबाइल खो जाए, हर एक चीज़ का मैं जानकारी देते रहता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक अकाउंट पे रोशन राज के नाम से, और इंडियन कमांडो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो इतना ही बात कर के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अवेयर हो सकें कि फिंगरप्रिंट स्कैम भी एक स्कैम है, साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आता है। हम इसका पीड़ित ना बने। जय हिंद, जय भारत। खत्म कर सकते हैं सर।